हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कवर करने जा रहे हैं डी ट्रिपल एस बी का पटवारी का एग्जाम। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपका मैं सॉल्व कराऊंगा। इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं। जो डी ट्रिपल एस बी के आपके एग्जाम आने वाले आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर आपकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखो वो कैप की सीरीज आपकी चली रही है, ईडियम्स वगैरह के भी, और मैं अभी जल्दी ही आपके पूरा 3 घंटे की वो कैप की सीरीज भी डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना। बाकी वो कैप का आपको हो गया। एरर्स फाइंडिंग में अब मैं आपको नाउन वगैरह पढ़ाऊंगा। 10-12 दिन रह गए तो फायदा है नहीं, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ जिससे आपकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्टिव एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, कह रहा है एडजेक्टिव फॉर्म हमें भरनी है। चलिए, कह रहा व्हाट एन एस्टोनिश न्यूज आई हर्ड दिस मॉर्निंग। देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, तो बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, जैसे कि आपके सेंटेंस होते हैं ना, हुर्रे, ठीक है, अरे वाओ, ऐसे करके एक्सक्लेमेशन मार्क जो दिखाते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंसेस में लगभग आपका मेनली एडजेक्टिव फॉर्म ही यूज होती है। अब आपको मगर ये बताऊं, आपको ये तो पता चल गया कि सर एडजेक्टिव फॉर्म यूज होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। कैसे? जैसे मैं बोलूंगा व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी, और ऐसे एक्सक्लेमेशन दे दूंगा, तो आपको पता चल गया ये नाउन है, ये आर्टिकल है। बस एक बेसिक समझो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे नाउन से को कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव। तो एक एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए ब्यूटी तो एक नाउन है, ब्यूटी का एडजेक्टिव क्या होगा? फुल लगा के ब्यूटीफुल, इसलिए मैंने एडजेक्टिव फॉर्म लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हमारे एक्सक्लेमेटरी मैक्सिमम सेंटेंसेस ऐसे फ्रेम होते हैं। बट मैं अभी ये देखूंगा, अगर व्हाट एन एस्टोनिश बोला है, अब इस एस्टोनिश की जगह मुझे यहाँ पे लिखना है एडजेक्टिव, तो पहले मुझे कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सफिक्स एंड प्रीफिक्स। देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस भी वर्ड के में ANCE या ENC लगाओ, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, जिस भी आपके वर्ड में पीछे ANC लगा हो, MENT लगा हुआ हो, ठीक है, तो समझ जाना वो सारे आपके क्या है? वो आपके नाउन है। क्या है वो आपके नाउन है। जिस वर्ड में OUS ING ANT ENT लगा हो, तो वो समझ जाना वो आपके एडजेक्टिव है। बस मेरी इतनी सी बात ध्यान रखो, पूरा चैप्टर मैं अभी नहीं पढ़ा सकता आपको। ठीक है, मैं तो बस 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने आया हूं आपको। देखो ANC ENC MENT लगाओ तो नाउन, OUS ING ANT ENT लगाओ तो एडजेक्टिव, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है। अब आप देखो एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य, तो ये तो आपका नाउन हो गया। कैसे पता चला ये नाउन है? सर ये पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पता चली? तो अभी मैंने आपको बताया मेरे भाई, MENT लगाओ तो नाउन होता, तो ये तो कट गया आपका, क्योंकि ये तो नाउन है। ठीक है, ED वगैरह किस में लगती है? ED वगैरह लग जाती है आपकी वर्ब में बेसिकली। ठीक है, देखो खाली एस्टोनिश लिखा हुआ तो ये तो एक वर्ब है, तो वर्ब तो कैंसिल हो गई। ठीक है, फिर वर्ब में आपके ED वगैरह लग जाए, ED से सेकंड फॉर्म बनानी हो तो एस्टोनिश, थर्ड फॉर्म भी एस्टोनिश, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ED वाले वर्ब भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों को रख रहा हूँ। ING फॉर्म, देखो यहाँ पे ING फॉर्म था, इसलिए ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, दोनों को रख रहा हूँ। बट अब समझो मेरी बात। देखो जैसे मैं बोलता I was astonished at your behavior, तो मैं तुम्हारे बिहेवियर से बहुत ज्यादा क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। मैं तुम्हारे बिहेवियर से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। तो यहाँ पे जो वॉज है पैसिव फॉर्म में जा रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मुझे चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे करा। तो एज ए ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैं इन चीजों को हटा देता हूँ। जैसे आपने कहीं पे देखा होगा जेरेंड फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, तो दोनों में ING आता है, तो ध्यान रखना। बस आप मुझे एक चीज बताओ कि नाउन से पहले क्या आएगा? नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आएगा। बट ये ING वाला एडजेक्टिव कहाँ लगता है? ये ING वाला लगता है एडजेक्टिव नाउन से पहले। देखो कैसे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक छोटे से एरर के लिए मैंने बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को, बताता हूँ। देखो जैसे देखो व्हाट एन एस्टोनिश न्यूज, मुझे पता है ये वर्ब है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे चाहिए एडजेक्टिव। दो मैं काट चुका हूँ, ये भी मैं काट चुका हूँ और ये भी मैं काट चुका हूँ, दो मेरे पास बचे। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? अभी मैंने बताया ING वाले भी एडजेक्टिव होते हैं, ED वाले भी एडजेक्टिव होते हैं, और मैं आपको ये सारी चीजें एक छोटी सी वीडियो में नहीं समझा सकता, आपको पूरे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, तो जब मैं दोनों जगह कंफ्यूज हो गया, तो आप ये देखो, ये एक नाउन है,
इसका मैं एस्टोनिश का यूज अभी मैं बता चुका हूं, जैसे वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे यूज कर लेना, ठीक है, अगर एडजेक्टिव फॉर्म में यूज कर रहे हो आप तो। बट इधर देखो न्यूज है, न्यूज एक नाउन है, नाउन से पहले क्या चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो ये तो वर्ब है, यहाँ पे ये वाला एडजेक्टिव यूज होगा, ये भी मैं काट चुका हूं, तो एस्टोनिशिंग आ जाएगा। व्हाट एन एस्टोनिशिंग न्यूज आई हर्ड दिस मॉर्निंग, ये आपका करेक्ट आंसर। चाहता तो मैं आसानी से आपको बोल सकता था कि पार्टिसिपल फॉर्म यूज कर लो आईएनजी लगा के, बट मैंने आपको दोनों समझा दिया कि वो वर्ब है, ईडी वाला वर्ब है, ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएशन ऑप्शन with 23 carriages for up to 18 guests including 2 dining cars, 2 bars and dash lounge dash Maharaja Express has plenty of room to stretch out and relax। ठीक है, कह रहा 23 कैरेजेस और अप टू 18 गेस्ट आ सकते हैं, जिसमें क्या होगा इंक्लूडिंग 2 डाइनिंग कार्स, ठीक है, दो बार्स एंड एक लॉन्च। देखो लॉन्च क्या, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लॉन्च पता है मुझे, वो लॉन्च जो बोलना चाह रहा है कि समझ लो एक मेहमान है, वो लॉन्च में ठहरेंगे और एक एक्सप्रेस में उतरेंगे। एक्सप्रेस, देखो पहले मेरी बात समझो, यहाँ पे इस महाराजा एक्सप्रेस को ये एक आइडेंटिटी दे रहा है कि भाई प्रॉपर किस एक्सप्रेस के बारे में बात हो रही है, महाराजा एक्सप्रेस के बारे में बात हो रही है, तो इसने इस एक्सप्रेस को डेफिनेट बना दिया। आपको पता है, मैं बोलूँ किस एक्सप्रेस के बारे में बात हो रही है, आप बोलोगे महाराजा एक्सप्रेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप ये समझो ये डेफिनेट है, तो डेफिनेट के आगे तो द आता है, तो इस ऑप्शन में द लास्ट में कहां पर है, इधर एक तो ये ऑप्शन बचा, एक ये बचा, ये भी कट गया। दूसरी बात आप देखो अ का यूज कब होता है, जो ए है ए, इस ए का यूज कब होता है, ए का दो मतलब होते हैं, एक का एक मतलब होता है एक, और एक ए का मतलब होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब जैसे मैं आपको बोलूं अ बेगर, तो अ बेगर का मतलब क्या है, बेसिक बता रहा हूं मेरे भाई, अ बेगर का मतलब है एक बेगर, और अ बेगर का मतलब है कोई भी बेगर। मतलब जैसे मैं बोलूं अ बेगर वाज सिटिंग देयर, तो आप बोलोगे हाँ एक बेगर के बारे में बात हो रही है, बट आपको पता है कि कौन सा बेगर है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलर बेगर बताता कि द बैगर वियरिंग रेड शर्ट, तो आपको पता चलता जो रेड शर्ट पहनी है उस बैगर के बारे में बात हो रही है, तो आप द लगाते। समझ रहे बात मेरी। तो देखो कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इस लॉन्च की, तो क्या आ जाएगा अ लॉन्च। एन तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन में भी नहीं है, तो आपका ये थर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ पे द नहीं आएगा। द लॉन्च क्यों नहीं होगा, द लॉन्च इसलिए नहीं होगा कि लॉन्च की कोई स्पेसिफिकेशन दे ही नहीं रही, मुझे क्या मालूम किस लॉन्च की बात हो रही है, ठीक है। तो अ लॉन्च यूज करेंगे। हाँ एक्सप्रेस डेफिनेट था, तो द महाराजा एक्सप्रेस यूज हो रहा है। नेक्स्ट, fill in the blanks with the most appropriation preposition। every year on 1st May workers dash India join others around the world to mark May Day, also called Labor Day और International Worker Day। ठीक है, एवरी ईयर हर साल 1 मई को वर्कर्स कहाँ के, इंडिया के। कौन से वर्कर्स की बात हो रही है, आप देखो वर्कर्स ऑन इंडिया, इंडिया पर, गलत, वर्कर्स एट इंडिया, जो वर्कर्स इंडिया पे हैं, कोई पोजीशन बता रहा हूं मैं नहीं भाई, इंडिया के वर्कर्स की बात हो रही है कि ऑन एवरी ईयर ऑन 1st में वर्कर्स इन इंडिया, इंडिया के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेते हैं सारे और अराउंड द वर्ल्ड टू मार्क मे डे, सब वर्कर्स ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल डे को मनाने के लिए, ऑल्सो कॉल्ड लेबर डे और इंटरनेशनल डे। तो वर्कर्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है, वर्कर्स इन इंडिया, इंडिया के वर्कर्स, तो यहाँ पे आना चाहिए वर्कर्स इन इंडिया। ये तो बहुत ही आसान था, मैं तब भी आपको हर एक चीज एलेबोरेट करके बताऊंगा, ठीक है। आइए, आई स्टिल रिमेंबर विविडली, विविडली का मतलब होता है बिल्कुल खुल के, एनर्जेटिकली, ठीक है, लाइवली एक तरीके का। आई स्टिल रिमेंबर विविडली दैट इवन ड्यूरिंग द नाइट व्हेन यू कुड नॉट सी एनीथिंग डैश द विंडो आई वुड स्टिल कीप ऑन पीपिंग आउट द विंडो। ठीक है, मुझे वो अभी भी याद है अच्छे से कि जब तुम विंडो से नहीं देख पा रहे थे। अब जब वो विंडो से नहीं देख पा रहे थे तो इसका मतलब क्या आएगा इसमें, बताओ आप। प्रेपोजिशन दे रखे हैं, एट का मतलब है एनीथिंग एट द विंडो, यार एट का मतलब है पोजीशन बताने के लिए, कोई लोकेशन बताने के लिए नहीं। बिसाइड, एक होता है मेरे भाई बिसाइड और एक होता है मेरे भाई बिसाइड्स। इस बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इस चीज के अलावा। जैसे मैं बोलूं कि लाइक बिसाइड्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आई ऑल्सो टीच या आई ऑल्सो प्रिपेयर कैंडिडेट्स फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल, कि भाई इंग्लिश वो सॉरी यूपीएससी की पढ़ाई के साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो मतलब इन एडिशन टू, इसके अलावा मैं ये काम करता हूँ, वो होगा ईएस, बिसाइड्स। और इस बिसाइड का मतलब होता है, और इस बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, एट द बाय द साइड ऑफ, कोई आपके बगल में बैठा है,
बाय द साइड ऑफ, तो आप बोल सकते हो शी इज, शी को ही ले लो, शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठी है, ठीक है। तो बगल में विंडो कुछ तो लिंक कर नहीं रहा, ना बिसाइड ना बिसाइड्स। एनीथिंग इन द विंडो, विंडो के अंदर नहीं भाई, वो बोल रहा है कि व्हेन यू कुड नॉट सी एनीथिंग डैश द विंडो, विंडो से तुम कुछ नहीं देख सकते। विंडो को वो यूज कर रहा है एज अ पर्पस के लिए, कैसे कि विंडो से नहीं देख पा रहे हो तो थ्रू द विंडो, विंडो से झांक रहा होगा ना वो, तो विंडो से नहीं झांक पा रहा, ठीक है, और वो विंडो से झांक लेता, आई वुड स्टिल कीप ऑन पीपिंग आउट द विंडो, और ये विंडो से कुछ नहीं देख पा रहा, समझ रहे हो, तो थ्रू द विंडो, विंडो में से, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मिटिगेट द सफरिंग्स ऑफ पुअर पीपल, मिटिगेट का मतलब क्या है भाई, मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को लेस करना, कम करना, दो मतलब है, किस या तो किसी मतलब बेसिकली किसी चीज को कम करना, किसी कोई बहुत ज्यादा परेशानी में तो उसकी परेशानी कम करना, ठीक है, कोई गुस्से में है तो उसको काम करना, ठंडा करना, पैसिफाई करना, इसी को आप बोल सकते हो क्या, एसुएज करना, एसुएज, ASSUAGE, एसुएज करना किसी की परेशानी को, मॉलिफाई करना, MOLLIFY, कोई बहुत ज्यादा गुस्से में उसे शांत कर रहे हो। तो द इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मिटिगेट द सफरिंग ऑफ पुअर पीपल, जो पुअर पीपल की परेशानी है, गरीब लोगों की सफरिंग है, उनको कम करना चाहती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कम करने का सिनोनिम देखना, आ जाओ। इनहेंस, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, तो ये तो होगा नहीं। एग्रावेट का मतलब होता है कोई कंडीशन वैसी खराब है आप उससे और खराब कर दो, टू मेक वर्सन मतलब बद से बदतर करना, बिल्कुल नहीं। ये इंडियन गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, बहुत आराम से ऑप्शन दे रखे हैं, तो एलिविएट करना, एलिविएट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस, लेस इम्पैक्ट, लेस इम्पैक्ट, कम प्रभाव, कम करना, किसी चीज का प्रभाव कम करना, तो एलिवेट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे भाई बात, आ जाओ। From the options given, choose the correct meaning of the underlined word. The crux of the matter, ये है आपका idiom, crux of the matter is the prevention of a flood from recurring। यार crux, जैसे मैं कोई आपको पढ़ाऊं इंग्लिश का टॉपिक, मैं बोलूं crux of the matter ये है, मतलब crux of the matter का मतलब होता है important point, important point रिलेटेड टू कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर समझ में नहीं आ रहा, कोई भी चीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनो, ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या अनइंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल नहीं। इंटरेस्टिंग स्टोरी, कोई स्टोरी नहीं सुना रहे हम। लीस्ट इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ध्यान ना देने वाली, नहीं भाई, क्रिटिकल बोल रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल, ये आपका आंसर है। देखो कितना आसान पूछ रखा है, सिर्फ प्रीवियस ईयर करके चलो जाओ, 5-6 पेपर, 10 पेपर भी कर लो, 10 पेपर कर लो प्रीवियस ईयर के, कोई भी DSSB के उठा के, ठीक है, बट पटवारी लेवल के उठा के करना, ठीक है, ये नहीं कि कुछ आप हाई लेवल के दास ग्रेड के मत सॉल्व करना, उससे नीचे वाले करना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो खुद में ही रहता है, मतलब अकेला रहता है। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, उसको कोई और पसंद नहीं है, उसे अकेला रहना पसंद है, तो भाई ऐसा पर्सन रहता है आइसोलेशन में, आइसोलेशन, ISOLATION, आइसोलेशन मतलब अकेला रहना पसंद करता है, सॉलिटरी में रहना पसंद करता है, सॉलिटरी में रहना, SOLITARY, सॉलिटरी मतलब एलोन रहना पसंद करता है, वो लोनली रहना पसंद करता है, अकेले रह के वो काम करना चाहता है, लोनली रहकर, इसी को आप बोल सकते हो रेक्लूज, RECLUSE। रेक्लूज का मतलब होता है हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, मतलब हु लिव्स अलोन, वो अकेले रहना पसंद करता है, अकेले रह के काम करता है। मार्टिर, मार्टिर मतलब होता है भाई शहीद। ओरेटर, ओरेटर मतलब जिसके बोलने की कला बहुत अच्छा हो, इसे हिंदी में बोल सकते हो आप अच्छा वक्ता, जो बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है, जैसे पॉलिटिशियन। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब होता है उदासीन, मतलब आपके साथ बहुत ज्यादा सफरिंग्स हो रही है, आप बहुत ज्यादा पेन हो, बट आप उसे सहन कर रहे हो, आप किसी को कोई कंप्लेन नहीं कर रहे, डेट इज कॉल्ड स्ट्राइक। तो आपका आंसर हो गया रेक्लूज, रेक्लूज मतलब सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब आइसोलेशन में, एलोन लोनली में, रेक्लूज। क्लियर है? वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर देना प्लीज, शेयर कर देना जरूर, ठीक है। चलिए, वन हु बिलीव्स इन फेट, फेट का मतलब है डेस्टिनी, जो जो किस्मत पर भरोसा रखे, डेस्टिनी पर भरोसा रखे, उसे क्या बोलेंगे, वेटरन बोलेंगे। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, एक्सपर्ट, किसी बहुत ज्यादा अनुभवी है, एक्सपर्ट है, इसको आप बोल सकते हो पास्ट मास्टर, ग्रैंड मास्टर किसी में, जैसे कि मैं चेस खेलता हूं तो उसमें एक लेवल होता है वेटरन का, तो उसका मतलब होता है पास्ट मास्टर, ये एक ईडियम है पास्ट मास्टर, MASTER, मतलब कि भाई इस बंदे को ये जो हमें लेवल मिल जाता है उसका मतलब है अनुभवी प्लेयर, समझ गए। तो वेटरन मतलब खिलाड़ी, एक्सपर्ट, पास्ट मास्टर, अनुभवी। एथीस्ट,
थीस्ट मतलब आस्तिक, एथिस्ट मतलब नास्तिक, अथीस्ट मतलब नास्तिक, ठीक है। एमेच्योर, एमेच्योर मतलब होता है अनाड़ी, जिसे कुछ नहीं मालूम, बिगिनर, नॉट स्किलफुल, इसका आप बोल सकते हो नोविस, NOVIC, नोविस का मतलब होता है बिगिनर। एमेच्योर है, एक्सपर्ट नहीं है, इसे कुछ नहीं मालूम, अभी नया नहीं है, नो सिखिया है, खत्म। फेटलिस्ट, फेटलिस्ट IST, ये जो IST वर्ड किसी वर्ड के पीछे लग जाता है, IST डिनोट करता है पर्सन को, ध्यान रखना बात मेरी। फेटलिस्ट का मतलब है जो डेस्टिनी पे विश्वास रखे, जो फेट पे विश्वास रखे, ठीक है। हर वर्ड को हम अच्छे से खोल के पढ़ेंगे। इफ यू गो टू कश्मीर यू हैव टू गो टू दाल लेक एंड ट्राई द लोकल फूड डैश दिस एरिया। अगर आप कश्मीर जाते हो तो आपको जाना चाहिए दाल लेक पर और ट्राई करना चाहिए वहां उस एरिया का लोकल खाना, ठीक है। आ जाओ। बिटवीन, बिटवीन दिस एरिया, एरिया के बीच में, गलत है ये तो। बिसाइड्स का मतलब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा भाई, अगर आप लोग सही से पढ़ रहे हो तो। बिसाइड्स मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, ये रहा बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा कोई दूसरा काम कर रहे हो आप, इन एडिशन टू। तो यहाँ पर बिसाइड्स तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो कह रहा है खाना ट्राई करो इस एरिया का। फॉर कोई पर्पस बता रहा है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर दिस, नहीं भाई, इस एरिया का खाना ट्राई करना, अराउंड दिस एरिया, जो इस एरिया के अराउंड मिलता हो। द एक्यूज डैश द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी विथ एंजाइटी, जो एक्यूज था उसने जो भी डिसीजन था जजेस ग्रुप, जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस जो डिसीजन लेते हैं, जो भी संगठन का जो डिसीजन था उसे बड़ा ही चिंतित होके सुना उसने, विद एंजाइटी सुना, ठीक है। अच्छे से सुना मतलब वेट करके, वो ये कहना चाहता है। अब आप देखते हैं, हम ऑप्शंस देखते हैं। दो तरीके सिखाऊंगा DSSB के एग्जाम में ये चीज करने की, क्योंकि इनका लेवल कम होता है। देखो जो हकीकत है वही बोलूंगा। अब देखो यार, ये विल है, अगर मुझे सिंपल फ्यूचर बनाना है तो विल शैल के साथ तो V1 आता है, पता है मेरे को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, एस तो आता नहीं, फर्स्ट फॉर्म का मतलब है V1, ये V1 प्लस एस तो लगाना नहीं, गलत ऑप्शन। वॉज अवेट्स, यार वॉज के साथ या तो ING फॉर्म आ सकता है, अगर पैसे बनाना है तो वॉज के साथ V3 आ सकता है, ये तो आएगा नहीं, कट गए दोनों ऑप्शन। अब बच्चा ऊपर वाला देखो, विल बीन वेटिंग, भाई विल के साथ बीन तब आता है जब हैव, विल हैव बीन वेटिंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चलाना चाहूं तब चला सकता हूं। अगर वेटिंग अवेटिंग यहां बोलना है तो बी आना चाहिए, विल बी अवेटिंग, तो बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये भी ऑप्शन गलत बचा, क्या ये ऑप्शन अवेटेड, यही आपका करेक्ट आंसर। देखो अवेट का मतलब होता है मेरे भाई इंतजार करना, मतलब वेट फॉर। एक और SSC या बैंक कोई भी आपका DSSB एक एरर वो दे सकता है कि वो अवेट के साथ फॉर लगा सकता है, ध्यान रखना अवेट के साथ कभी भी फॉर नहीं आता। जहां जैसे आप बोलो आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है, अब आप बोलो आई एम अवेटिंग यू, कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, वो हो गया एक वर्ड कम में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, दोनों मतलब सेम है, बस अवेट के साथ फॉर नहीं आता। When you go through the novel, don't forget to read between the lines. Read between the lines एक idiom होता है जिसका मतलब होता है, जैसे मैंने आपको कुछ बोला, जो read between the lines का मतलब होता है अंदर की बात पकड़ना, छुपे जो क्या कहना चाहता हूं उसके डेप्थ का हिडन मीनिंग समझना, to try to understand the hidden meaning. From the given option choose the correct or collective noun of the give underline one. देखो मैं ना आपके DSSB के पेपर को एनालाइज कर रहा था, तो मैंने देखा एक कलेक्टिव नाउन में से क्वेश्चन जरूर बनना है, तो कलेक्टिव नाउन प्रिंट अगर आप एक बच्चा भी कमेंट कर देगा तो मैं आपको कलेक्टिव नाउन का पेज डाल दूंगा पोस्ट में, ठीक है, तो वो आप देख लेना, ठीक है ना। बाकी कलेक्टिव नाउन एक दो पेज होते हैं, वो पढ़ लो किसी बुक से तो आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा। कह रहा है अ डैश ऑफ लेडीज, तो देखो भाई बिवाई, बिवाई कहते हैं झुंड को, गर्ल्स के या किसी के भी झुंड को बोल सकते हो, प्रेफरेंस गर्ल्स को दी जाती है बिवाई, तो अब बिवाई ऑफ लेडीज यही आपका आंसर है। बैंड आपको पता है म्यूजिशियन के जो ग्रुप होता है लोगों का, उसे बैंड कहते हैं, म्यूजिशियन बैंड, ठीक है। आर्मी आपको पता है, फ्लीट क्या होता है मेरे भाई, फ्लीट होता है अ ग्रुप ऑफ शिप्स, या अ फ्लीट ऑफ शिप्स कहते हो ना, तो शिप्स जहाजों का जो एक साथ चल रहे हो, सॉरी, ठीक है, तो फ्लीट उसके लिए यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन। बिवाई हो गया गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट, एयर वाटर एंड विंड आर ऑल साइंस ऑफ द बाउंटी ऑफ नेचर, ठीक है। सिनोनिम देखो, एक होता है बाउंटी, बाउंटी का मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, और एक बाउंटी का मतलब होता है कि जेनोरेसिटी, जेनोरेसिटी में कोई चीज आपको किसी ने दी है, जेनोरेसिटी में कोई चीज किसी ने बिल्कुल मतलब इच्छा से अपने दी है बिना स्वार्थ के, ठीक है। एयर वाटर विंड आर ऑल साइंस ऑफ द बाउंटी ऑफ नेचर, ये एयर हवा पानी
और फिर विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये सब हमें कहाँ से मिला है, किसकी देन है ये हमें देन है नेचर की। तो देखो टेक अवे, टेक अवे का मतलब होता है जैसे आप मैकडी जाते हो, सारे ऑप्शन समझा रहा हूँ, मैकडी जाते हो तो मैकडी में बोलता है मैम आप खाएंगे, हैव इट, और टेक अवे, क्या आप ले जाएंगे, तो आप बोलते हो ले जाऊंगा। तो रेस्टोरेंट में बोलते हैं ना आप ले गए पैक करा के, उसे बोलते हैं टेक अवे। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सैलरी, पेनल्टी लगा दी नेचर ने, क्या बोलना चाह रहा है, वो कह रहा है जेनोरिसिटी में कोई चीज कोई बंदा दे, बेस्टो करे, नेचर के द्वारा चीजें हमें दी गई है, बेस्टो करी गई है, ठीक है, अच्छे से दी गई है, इसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब होता है जेनोरसली बेस्टोइंग समथिंग, मतलब कोई आप थोड़े से अमीर हो और आप गरीब लोगों को अपने इच्छा से पैसे दे रहे हो, काइंड हार्टेड होके, या कुछ गिफ्ट दे रहे हो, जेनोरसली बेस्टोइंग गिफ्ट्स और मनी टू समवन, आप ऐसा दे रहे हो, उसे कहते हैं हम लार्जेस्ट। ठीक है, और ऑप्शन कट चुके थे, यही ऑप्शन बैठ रहा था। बेसिकली वोकैब, मैं दोबारा बोलता हूँ, वोकैब इज अ रेंज ऑफ वर्ड्स, कुछ वोकैब बिल्कुल पास होती है, बेसिकली सिनोनिम कुछ दूर के हो सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। बाउंटी का मतलब समझ गए ना, जैसे नेचर हमें क्या क्या दे रहा है, नेचर हमें बेस्टो कर रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है, क्या क्या गिफ्ट दे रहा है नेचर हमें, एयर दे रहा है, वाटर दे रहा है, विंड दे रहा है, लैंड दे रहा है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। देखो फिर कलेक्टिव नाउन आ गया, आ जाओ देखते हैं। ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है बच्चे, एक मादा के बहुत सारे बच्चे जब वो देती है तो उसको ब्रूड कहते हैं, उन बच्चों को। तो समझ गए आप, ब्रूड ऑफ चिल्ड्रन बोल सकते हो। ठीक है, और आपका पोज, पोज मतलब क्या होता है, पोज ही मतलब होता है मेला, फेयर, पोजी मतलब होता है आपका फेयर, मेला। ठीक है, और एक पोजी का मतलब होता है भीड़, हॉर्ड, HORD, हॉर्ड, भीड़, मल्टीट्यूड मतलब भीड़, मल्टीट्यूड मतलब भीड़, क्राउड बोल सकते हो। ठीक है मेरे भाई। हाँ, क्विवर, क्विवर का मतलब होता है थरथराना, कांपना, फियर से, डर से कांपना। ठीक है, शैम्बल होना, ट्रेम्बल होना, TREMBLE, ट्रेम्बल विद फियर, थरथराना। वॉले बहुत अच्छा वर्ड है, वॉले का मतलब होता है एक ही समय पे, नंबर ऑफ शॉट्स फायर्ड या नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड बाय द गन एट द सेम टाइम, जो भी धर धर, जैसे AK-47 धर 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 गोलियां निकालती हैं। ठीक है, तो वॉले कहते हैं उसे, कितने नंबर ऑफ शॉट्स निकले, तो वॉले इज योर करेक्ट आंसर, बुलेट के लिए यूज होता है। कलेक्टिव नाउन में से 2 क्वेश्चन है इस पेपर में। From the options given, chosen the correct meaning of the underlined phrase. He has been trying to shake off. देखो यार, ये फिर आपका idiom है, to shake off his cold. He has been trying, वो तब से ट्राई कर रहा है अपने कोल्ड से, अपने ठंड से छुटकारा पाना। To shake off का मतलब होता है छुटकारा पाना, to get rid of, to get rid of, to overcome something, वहां से छुटकारा पाना। ठीक है, पास ऑफ निकल जाना, बस पास कर गया, नहीं अनाउंस करना कुछ नहीं। कोरोड मतलब होता है कि कोई चीज टूट गई, कोई चीज वीक हो गया, किसी का प्रभाव कोरोड हो गया, जैसे कोरोजन ऑफ आयरन, तो आयरन की क्वालिटी कोरोड हो जाती है। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने करे हैं, 5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन के थे, तो वो मैं नहीं करवा रहा आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइप करना पड़ेगा, इसलिए अगर बोल दोगे तो चलो वो भी करा दूंगा, एक ही वीडियो में सारे कॉम्प्रिहेंशन करा दूंगा। वीडियो पता नहीं है कहाँ तक पहुंचेगी, बट मैं आपके लिए पटवारी का एग्जाम है, कुछ बच्चों ने मुझे बोला, एक बच्चे ने कि सर बना दो यूट्यूब में, तो मैंने बना दिया आपके लिए। तो चलिए गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना मेरे को। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।